नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूं। तो आज काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों को लेक्चर मिल पा रहा है। कुछ परिस्थितियां रहती हैं जिन परिस्थितियों की वजह से लेक्चर दे पाना संभव नहीं हो पाता। फिलहाल उस बात को ना करते हुए हम अपने लेक्चर पर आते हैं। तो याद कीजिए कि हमने अपने पहले लेक्चर के अंदर आयोग को दो भागों में बांटकर पढ़ा था। एक को हमने कहा था संवैधानिक संस्थाएं और दूसरे को कहा था गैर संवैधानिक संस्थाएं। सबसे पहले हमने अपनी सभी संवैधानिक संस्थाओं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ा। उसके बाद जो गैर संवैधानिक संस्थाएं थी उसे हमने दो भागों में बांटा था। एक को हमने कहा था सांविधिक संस्थाएं और दूसरे को कहा था कार्यकारी संस्थाएं। याद कीजिए पहला लेक्चर सबसे महत्वपूर्ण लेक्चर था इन आयोगों की श्रृंखला को समझने का। तो जो गैर संवैधानिक संस्थाएं होती हैं उन्हें हम दो भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं सांविधिक और दूसरे को कहते हैं कार्यकारी। सांविधिक संस्थाएं भी हम सभी की सभी पढ़ चुके हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सांविधिक संस्था रह गई है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम लोग उसे भी अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो गैर संवैधानिक संस्था ही है, लेकिन उसे हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव बॉडी। देखिए, गैर संवैधानिक संस्थाओं का मतलब कि आपके संविधान में उनका उल्लेख नहीं है या फिर संविधान के माध्यम से उसका गठन नहीं किया जाता। ये दो तरह की हो सकती हैं। एक होती हैं सांविधिक संस्थाएं या वैधानिक संस्थाएं। इंग्लिश में हम उसे बोलते हैं स्टैच्यूटरी बॉडीज, यानी जिनका उल्लेख आपके संविधान में ना होकर, जिसका गठन संविधान के द्वारा ना कर बल्कि संसद या विधानमंडल के किसी कानून, किसी अधिनियम के माध्यम से किया जाए तो उन्हें क्या कहा जाता है, सांविधिक संस्थाएं। दूसरी होती है कार्यकारी संस्थाएं, एग्जीक्यूटिव बॉडी। इनका उल्लेख ना तो संविधान में होता है और ना ही कानून में होता है। यानी एग्जीक्यूटिव बॉडी क्या है, जिसका उल्लेख ना तो संविधान में है ना ही कानून में है। इसका मतलब ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल भी हैं और नॉन स्टैच्यूटरी भी हैं, गैर संवैधानिक भी हैं और गैर सांविधिक भी हैं। इस एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर हम दो संस्थाओं को पढ़ेंगे। पहला नीति आयोग, जो कि आपके सिलेबस के अंदर प्री में भी और मुख्य परीक्षा में भी, प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में उल्लेखित है। दूसरी हम पढ़ेंगे विधि आयोग, जो कि आपके सिलेबस में उल्लेखित तो नहीं है लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में उससे सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में 22वें विधि आयोग का गठन हुआ है। तो आज हम जिस लेक्चर को पढ़ेंगे वो लेक्चर का नाम है नीति आयोग। इसे हम प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिहाज से पढ़ेंगे। सबसे पहले तो प्रारंभिक परीक्षा या फिर मुख्य परीक्षा के अंदर पहला सवाल तो यही बनता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार जैसे एमपीपीएससी में एक बार एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की फुल फॉर्म पूछी थी, अलग अलग नाम दिए हुए थे। उसी प्रकार से नीति को आपको याद रखना है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। तो एक सवाल तो आपका एग्जाम में ये हो सकता है, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षाओं में हो चाहे मुख्य परीक्षा में। हालांकि हम इस बारे में ही बात करेंगे, जो योजना आयोग है वही नीति आयोग बना, और योजना आयोग और नीति आयोग में मुख्य अंतर क्या है उस चीज को तो हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आपका एक सवाल पक्का है कि नीति की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। हिंदी में भी याद रखना है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। देखिए, योजना आयोग जो है उसने, योजना आयोग क्या थी, योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को, कब, 15 मार्च 1950 को, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनके एक आदेश के द्वारा हमारे यहाँ योजना आयोग का गठन हुआ था। योजना आयोग एक नियोजन इकाई के रूप में काफी लंबे समय तक हमारे देश के लिए योजनाएं बनाने का कार्य करता रहा। यानी योजना आयोग को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन एक लंबे समय तक
हमारे देश के लिए प्लानिंग करने का, योजनाएं बनाने का काम करता रहा। लेकिन केंद्र सरकार ने क्या किया कि एक तारीख है, ये आपको याद रखनी है, 1 जनवरी 2015, एग्जाम के लिए इसे याद रखिए कि योजना आयोग को नीति आयोग के रूप में कब परिवर्तित किया गया। तो तारीख है 1 जनवरी 2015। देखिए 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प पर नीति आयोग का गठन किया गया। देखिए योजना आयोग जो 15 मार्च 1950 को बना था, वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव, एक आदेश के द्वारा ही बना था। अब इसी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने अपने एक अन्य संकल्प, एक अन्य आदेश के द्वारा योजना आयोग को परिवर्तित कर उसका नाम क्या कर दिया, नीति आयोग। उसकी संरचना में भी परिवर्तन किया, ऐसा नहीं कि केवल नाम में परिवर्तन किया कि योजना आयोग उसका नाम बदल कर दिया नीति आयोग, उसकी संरचना में भी बदलाव हुआ। वो क्या बदलाव हुआ उसे हम आगे देखेंगे। ठीक, तो 2 सवाल। पहला सवाल कि नीति आयोग का गठन कब हुआ, 1 जनवरी 2015। नीति आयोग किसके का पुनर्गठन है, एक तरह से योजना आयोग का। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यही योजना आयोग जो कि पहले हुआ करता था, अब इसको क्या कहा जाता है, नीति आयोग। कब से, 1 जनवरी 2015 से। अगला सवाल जो आपकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है। आपसे पूछा जा सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कि किस आयोग को भारत सरकार का थिंक टैंक की संज्ञा दी जाती है, तो किसे दी जाती है, नीति आयोग। थिंक टैंक का मतलब होता है कि जो विचार करता है और उसके बाद गवर्नमेंट को सलाह देता है। मान लीजिए कि सरकार कोई नई योजना बना रही है, कोई प्लानिंग कर रही है, तो नीति आयोग उस मामले में पूरा विचार विमर्श करता है, आंकड़ों को एकत्रित करता है और उसके बाद सरकार के थिंक टैंक यानी सलाहकार के रूप में काम करता है। दूसरा पॉइंट, इसमें सहकारी संघवाद की भावना को केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण की परिकल्पना को स्थान दिया है। सहकारी संघवाद आपके एमपीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपकी जो मुख्य परीक्षा की पहली यूनिट है उसके अंदर संघवाद एक शब्द मिलता है, संघवाद, केंद्र राज्य संबंध। तो वहां संघवाद के अंदर संघात्मक, एकात्मक जैसी व्यवस्थाएं तो आपको पढ़नी ही है, लेकिन सहकारी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये काफी महत्वपूर्ण है। और नीति आयोग जो है वो मुख्यतः सहकारी संघवाद की भावना पर केंद्रित है। अब सहकारी संघवाद क्या है ये हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। तो आपसे याद रखना है कि नीति आयोग किस प्रकार के संघवाद पर बल देता है, तो सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बल देता है। इसका जोर शासन पर नहीं है, मतलब इसका जोर गवर्नमेंट ही काम करे इस पर नहीं है। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट। शासन को बोलते हैं गवर्नेंस, सरकार को बोलते हैं गवर्नमेंट। यानी ये शासन पर बल देता है, सरकार पर नहीं। यानी शासन का मतलब होता है कि जहां सरकार, निजी क्षेत्र, सरकार, गैर सरकारी संगठन सब मिलकर काम करते हैं, केवल सरकार नहीं। तो ये अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण पर बल देता है। अब सहकारी संघवाद क्या है? देखिए बहुत सारे संघवाद में बहुत प्रकार के प्रकार होते हैं। जैसे एक को हम बोलते हैं प्रतिस्पर्धी संघवाद, एक को हम बोलते हैं सहयोगात्मक संघवाद, लेकिन यहां पर बात की जा रही है सहकारी संघवाद। सामान्यतः केंद्र और राज्य के बीच में जो संघवाद रहता है वो प्रतिस्पर्धी रहता है, कंपटीशन फेडरलिज्म। केंद्र मानता है कि हम श्रेष्ठ हैं, राज्य मानता है कि हम श्रेष्ठ हैं, और केंद्र और राज्य के बीच में प्रतिस्पर्धा रहती है कि हम आगे निकल जाएं, हम आगे निकल जाएं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं आर्टिकल 1 को कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, और राज्यों का संघ है तो इसका मतलब राज्य और केंद्र के बीच में समन्वय, तालमेल होना जरूरी है। तो ये देखिए सहकारी संघवाद में केंद्र व राज्य
एक दूसरे के साथ क्षैतिज संबंध स्थापित कर कर एक दूसरे के सहयोग से अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास करते हैं। तो सहकारी संघवाद का मतलब क्या है कि जहां केंद्र और राज्य आपस में सहयोग कर कर अपनी समस्याओं का हल करने का प्रयास करें, तो उसी को कहते हैं सहकारी संघवाद। और इसी सहकारी संघवाद को सहयोगी संघवाद भी कहा जाता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी कहा जाता है। और इस सहकारी संघवाद के अंदर ऐसा नहीं होता कि केंद्र श्रेष्ठ है या राज्य श्रेष्ठ है। यहाँ पर केंद्र और राज्य दोनों ही श्रेष्ठ माने जाते हैं और केंद्र और राज्य दोनों के बीच में तालमेल स्थापित कर कर ही अपना विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य रहता है। ठीक, यहाँ पर मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि सहकारी संघवाद क्या होता है। जब हम लोग अपनी यूनिट 1 को कंटिन्यू करेंगे तब इसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए, भारत में योजना आयोग के संबंध में हम कुछ चीजें याद रखिए। योजना आयोग का कोई भी संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा योजना आयोग की स्थापना हुई। इसका मतलब ये किस प्रकार की संस्था है? कार्यकारी संस्था है, गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक है और किस प्रकार की संस्था है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तीन चीजें याद रखिए, गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक और कार्यकारी संस्था। कई बार एग्जाम के अंदर कंफ्यूज करने के लिए गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक, कार्यकारी इस प्रकार से आता है, तो याद रखिए योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक, गैर सांविधिक या फिर आप संक्षिप्त में कह सकते हैं कार्यकारी संस्था। 15 मार्च 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक पारित प्रस्ताव के माध्यम से इसका गठन किया गया था और ये जो सिफारिश की थी ये केसी नियोगी ने की थी। यानी जो योजना आयोग का गठन था वो केसी नियोगी की सिफारिश पर 15 मार्च 1950 को हुआ था। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यही चीज सेम है, नीति आयोग का अध्यक्ष भी कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री। इसी योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को फिर से एक कार्यकारी प्रस्ताव, एक केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव के द्वारा नीति आयोग के रूप में स्थापित किया गया। अब देखिए, नीति आयोग न तो एक संवैधानिक निकाय है, यानी नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। किस प्रकार की है? गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। अगला, न ही यह वैधानिक या सांविधिक निकाय है, यानी ना तो ये संवैधानिक है ना ही वैधानिक है। इसका मतलब ये लीगल नहीं है, स्टैच्यूरी नहीं है, नॉन लीगल है, नॉन स्टैच्यूरी है। ये किस प्रकार की संस्था है? एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इस चीज को आप एग्जाम के लिए याद रखिए। अब हम बात करते हैं नीति आयोग की प्रशासनिक संरचना, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग। तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। जब भी प्रधानमंत्री होंगे वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक व्यक्ति होगा। इसके अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ये कौन होगा? ये भारत सरकार का एक सचिव होगा जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले एक अध्यक्ष होगा, वो कौन होंगे? भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष कौन होंगे? प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त। मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? वो एक सचिव होगा, एक सेक्रेटरी होगा भारत सरकार का, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करेगा? प्रधानमंत्री, एक निश्चित कार्यकाल के लिए। इसके बाद संचालन परिषद, इंग्लिश में इसे कहते हैं गवर्निंग काउंसिल, जिसके अंदर सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होंगे। यानी जो नीति आयोग है उसकी गवर्निंग काउंसिल के अंदर कौन होगा? सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल या प्रशासक, ये सभी उस संचालन परिषद के मेंबर होंगे। और ये संचालन परिषद किसकी संस्था है? नीति आयोग की। तो यानी ये सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल नीति आयोग के सदस्य होते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था। पहले जो योजना आयोग थी उसमें
राज्यों की भागीदारी नहीं होती थी। योजना आयोग पूर्णतः एक केंद्र सरकार की संस्था होती थी। लेकिन अब योजना आयोग को क्या बदल दिया गया है, नीति आयोग के रूप में। और नीति आयोग के अंदर राज्यों को उसका सदस्य बनाया गया है। सहकारी संघवाद, नीति आयोग किस पर बल देता है, सहकारी संघवाद। और सहकारी संघवाद क्या है, केंद्र और राज्य को आपस में सहयोग कर कर कार्य करना है। और इसलिए नीति आयोग के अंदर राज्यों को भी सदस्य बनाया गया। कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पूर्णकालिक का मतलब परमानेंट मेंबर। जैसे मैं आप लोगों को दिखाता हूं, जैसे ये देखिए, ये नीति आयोग की वेबसाइट है। यहां पर देखिए 1 जनवरी 2015 को केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक संकल्प के द्वारा इसका गठन किया गया। ये नीति आयोग की शासी परिषद है। अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी, उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। कुछ पूर्णकालिक सदस्य हैं जिसके अंदर वीके सारस्वत, रमेश चंद्र, वीके पॉल। पदेन सदस्य, इसके अंदर 4 मंत्री हैं हमारे, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री। कुछ विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो ये नीति आयोग की वेबसाइट पर दिया है। मैं आप लोगों को जो भी पढ़ा रहा हूं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है, नीति आयोग की ही वेबसाइट से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। ठीक तो यहां तक हमने पढ़ा कि नीति आयोग की संरचना में क्या क्या शामिल है। अध्यक्ष कौन होता है, भारत के प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त। मुख्य कार्य अधिकारी जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। संचालन परिषद यानी गवर्निंग काउंसिल, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल होते हैं। कुछ पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य, प्रधानमंत्री के द्वारा नॉमिनेटेड अधिकतम 4 सदस्य होते हैं। विशेष आमंत्रित कुछ लोग बुलाए जाते हैं समय समय। अब नीति आयोग के 2 प्रमुख हब होते हैं। यह आपसे प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। नीति आयोग के अंदर 2 एक संगठन कार्य करते हैं। एक को कहा जाता है टीम इंडिया हब और दूसरे को कहा जाता है ज्ञान व नवोन्मेष हब, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। अब टीम इंडिया हब का क्या काम है, राज्य और केंद्र के बीच में सहयोग का काम करना, समन्वय का काम करना, इंटरफेस का काम करना। तो टीम इंडिया हब का काम क्या है, राज्य और केंद्र के बीच में तालमेल स्थापित करना। और दूसरा हब क्या है, नॉलेज एंड इनोवेशन हब। इसका काम क्या है, नीति आयोग के लिए थिंक टैंक के रूप में काम करना। तो नीति आयोग के 2 प्रमुख हब याद रखिए, टीम इंडिया और ज्ञान और नवोन्मेष हब। ये सवाल आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के कार्य, भूमिका या विशेषताएं बताएं। तो नीति आयोग की 4 विशेषताएं हैं। पहला, नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा बनाना, पॉलिसी मेकिंग या प्रोग्रामिंग की एक स्ट्रक्चर बनाना। दूसरा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। तीसरा, मॉनिटरिंग करना और मूल्यांकन करना, यानी जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं उनका मूल्यांकन करना, मॉनिटरिंग करना, क्या वो बेहतर तरीके से काम कर रही है या नहीं। और चौथा, थिंक टैंक या ज्ञान एवं नवोन्मेष हब के रूप में काम करना। 3 मार्कर में आपसे यह सवाल पूछा जा सकता है कि नीति आयोग के कार्य, भूमिका या विशेषताएं बताएं। तीनों में आपको यही याद रखना है, नीति निर्माण और कार्यक्रम की रूपरेखा। दूसरा, सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। 3 मार्क में आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सहकारी संघवाद को परिभाषित कीजिए, 3 मार्कर। ठीक, अब ये सवाल, अगला जो सवाल है ये आपसे 5 अंक में पूछा जा सकता है। नीति आयोग के उद्देश्य बताइए। नीति आयोग के काफी सारे उद्देश्य हैं, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये नीति आयोग की वेबसाइट है, ये देखिए यहां पे नीति आयोग के काफी सारे उद्देश्य दिए हैं, नीति आयोग की विशेषताएं दी हैं जो मैंने आपको भी पढ़ाई। तो आप चाहें तो यहां से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण थे वो मैंने यहां पर लिए हैं। तो नीति आयोग का पहला उद्देश्य क्या है, राज्यों की सक्रिय भागीदारी के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकताओं, क्षेत्रों और रणनीतियों का एक साझा दृष्टिकोण विकसित करना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि प्लानिंग केवल राज्य के स्तर पर होगी, प्लानिंग केवल सेंटर के स्तर पर होगी। राज्यों के साथ केंद्र सरकार सहयोग कर कर एक साझा दृष्टिकोण विकसित करे। दूसरा, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक सिस्टम बनाना जो कि उन सभी उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचना। इसको हम बोलते हैं बॉटम अप अप्रोच। पहले जो योजना आयोग था वो
टॉप डाउन अप्रोच पर काम करता था, योजनाएं केंद्र बनाता था और उसका इंप्लीमेंटेशन स्टेट गांव को करना होता था। नीति आयोग क्या कहता है कि नीति आयोग कहता है कि नीचे से योजनाएं बने और वो ऊपर तक जाएं और उनके बीच में एक तालमेल स्थापित हो, यानी ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए एक तंत्र विकसित करना और इन सभी को उत्तरोत्तर रूप से सरकार के उच्चतर स्तर तक पहुंचाना, यानी ग्राम से योजनाएं बनेंगी, स्टेट पर जाएंगी, स्टेट से फिर सेंटर पे जाएंगी। तो ये कौन सी अप्रोच होती है, कौन सी अप्रोच होती है, डाउनवर्ड अप्रोच या अपवर्ड अप्रोच। इसको हम बोलते हैं नीचे से ऊपर की ओर जाना, यानी बॉटम अप अप्रोच। तीसरा उद्देश्य, हमारे समाज के उन वर्गों पर विशेष रूप से ध्यान देना जिन तक अभी तक आर्थिक प्रगति से संबंधित लाभान्वित नहीं हो पाए, जो कि अभी समाज में कमजोर रह गए हैं, पीछे रह गए हैं, जिनको अभी तक देश की आर्थिक उन्नति का लाभ नहीं मिला। चौथा उद्देश्य, विकास के एजेंडे के क्रियान्वयन में तेजी लाना और विशेष रूप से अंतर क्षेत्रीय और अंतर विभागीय मुद्दे को समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना। देखिए, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जो कि इंटर रीजनल या इंटर डिपार्टमेंटल होते हैं, अंतर क्षेत्रीय या अंतर विभागीय। जैसे अब मान लीजिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम चलाया गया, ये केवल शिक्षा से नहीं जुड़ता, ये स्वास्थ्य से भी जुड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो अंतर क्षेत्रीय अंतर विभागीय मुद्दे होते हैं, तो उनके बीच में तालमेल स्थापित कर डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ना। पांचवा उद्देश्य, प्रमुख हितधारकों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक जैसे शैक्षणिक और नीति अनुसंधान संस्थानों के बीच भागीदारी को प्रोत्साहित करना। पहले क्या होता था कि योजना आयोग के अंदर केवल जो मेंबर होते थे वही पार्टिसिपेट करते थे, लेकिन नीति आयोग में क्या किया गया है कि जो अच्छे प्रोफेसर्स हैं, जो अच्छे रिसर्चर हैं, उनको भी बुलाया जाता है ताकि एक बेहतर तरीके से योजनाओं को लागू किया जा सके। एक आखिरी सवाल जो आपसे मुख्य परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नीति आयोग और योजना आयोग के प्रमुख अंतर बताएं। ठीक, एक पॉइंट इसमें मैं आपको सिर्फ समझाना चाहूंगा। नीति आयोग बॉटम अप अप्रोच की बात करता है और योजना आयोग टॉप डाउन अप्रोच की बात करता है। योजना आयोग के अंदर क्या होता था कि सभी योजनाएं केंद्र सरकार बनाती थी और नीचे को फॉरवर्ड कर दी जाती थी, राज्यों को, गांवों को उन्हें लागू करना पड़ता था। लेकिन जो नीति आयोग है वो बॉटम अप अप्रोच पर काम करता है, यानी नीचे से योजनाएं बनेंगी, फिर ऊपर 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 की ओर आगे जाएंगे। बाकी आप लोग इसे देख सकते हैं। ठीक, वर्तमान में नीति आयोग के जो पहले उपाध्यक्ष थे उनका नाम था अरविंद पनगड़िया, वर्तमान में इनका नाम है राजीव कुमार, और नीति आयोग के वर्तमान सीईओ हैं अमिताभ कांत। ठीक, अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। तो ये था नीति आयोग। मुझे ऐसा लगता है कि नीति आयोग के अंदर हमने प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिहाज से सभी विषयों को कवर कर लिया है। बाकी मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में नीति आयोग की वेबसाइट का लिंक दिया है, आप चाहें तो वहां पर भी जाकर उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।